दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब रिलायंस पावर के अनिल अंबानी के बेटे के ऊपर भी फ्रॉड का इल्जाम लग गया है। अब पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। या अब तक तो सिर्फ रिलायंस पावर के प्रमोटर अनिल अंबानी पे ही इल्जाम लग रहे थे, अब उनके बेटे पे भी इल्जाम लग गए। तो आप समझ सकते हो ये स्थिति आने वाले समय के लिए थोड़ी सी चिंताजनक तो जरूर है। क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एनसीएलटी ने एक बड़ा फैसला किया है यस बैंक के मामले में। क्या है अपडेट उसको भी जानेंगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे आने वर्ष में यस बैंक की क्या स्थिति बनेगी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे गौतम अदानी ने रिजोल्यूशन प्लान पेश कर दिया है एनसीएलटी में। क्या आप जल्द ही जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप की होगी और 24% की हिस्सेदारी के साथ क्या सबसे बड़े हिस्सेदार बन जाएंगे जेपी पावर में अदानी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात हो 35.80 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.13% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका। आप देख सकते हो कि जो स्टॉक आप समझो कि 76 का इसने हाई बनाया था, वो स्टॉक लगातार गिरा है, वो काफ़ी नीचे आ गया है। और अब ऐसे में जब काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है तो एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 35 के आसपास, और यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि यहाँ से कुछ बेहतर करेगा। तो अब आप देखो कि अनिल अंबानी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जांच ऐसी एजेंसी जिसमें सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे अब जय अनमोल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो अब लपेटे में अनिल अंबानी के बेटे भी आ गए हैं। तो अब आप देखिए सीबीआई ने अब कमर कस ली है जय अनमोल अंबानी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए। तो ये देखिए पूरा जो मामला है, सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की है और पूरा मामला देखिए 228 करोड़ रुपए की बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर एक्शन लिया है। सीबीआई की तरफ से केस की जो फाइल किया गया उसमें जय अनमोल, अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अलावा रविंद्र शरद को भी यहाँ पे आरोपी बनाया गया है। तो देख सकते हो कि ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लगातार अनिल अंबानी के बाद उनके बेटों के ऊपर भी गाज गिर रही है। तो देख सकते हो कि यूनियन बैंक जो पहले आंध्रा बैंक हुआ करती थी, उनके कंपनी ने अपने बिजनेस की जरूरत को पूरा करने के लिए मुंबई की बैंक से एससीए ब्रांच से करीब 450 करोड़ रुपए के क्रेडिट की लिमिट ली थी। इसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई थी, जैसे पेमेंट, ब्याज दरें, दूसरे चार्ज का पेमेंट, सिक्योरिटी और दूसरी जरूरी पेपर समय पे जमा कराना था। इसके अलावा बिक्री से प्राप्त हुए पैसों को बैंक अकाउंट के जरिए भेजना भी था। तो यहाँ पे देखो कि समय पे इसकी किस्तें नहीं दे पाई गई और 30 सितंबर 2000 को उसके अकाउंट को एनपीए घोषित किया गया। तो देख सकते हो कि एक फ्रॉड किया गया बैंक के साथ में, इसीलिए उन्होंने शिकायत दर्ज की सीबीआई में। तो ये देख सकते हो कि एक अधिकारी ने बताया कि ग्रॉन थॉर्नटन के द्वारा अप्रैल 2016 से लेकर 30 जून 2019 के तक लेन देन का जो रिव्यू किया गया, अकाउंट के फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उधार लिए गए पैसों का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया, कई गलत उसको बांटा गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो ये एक बड़ा झटका है अनिल अंबानी और उनके बेटों के लिए। तो ये देख सकते हो कि पहली बार अनिल अंबानी के बेटे का नाम आ गया है और अब आप समझ सकते हो कि अनिल अंबानी की काफ़ी प्रॉपर्टी सीज भी की गई है। तो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में तो आप देखिए अपर सर्किट भी लगा इस खबर के बावजूद भी। लेकिन अब समझिए तो ऑलरेडी कौड़ियों के भाव में स्टॉक आ चुके हैं। आने वाले समय अनिल अंबानी को कुछ बड़ा फैसला करना होगा, तभी जाके कंपनी की सेहत में सुधार होगा। अब यस बैंक की बात करें तो 22.06 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.73% के आसपास की तेजी थी। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो कि 21.50 की प्राइस से एसएमबीसी ने शेयर खरीदे, जिसमें आप देख सकते हो कि ये एसबीआई की हिस्सेदारी थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इन्होंने लिए। एसबीआई ने ये 10 रुपए में शेयर खरीदे थे यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए, लेकिन एसएमबीसी ने जो खरीदारी की वो 21.5 के आसपास है, यानी इस समय 22 के आसपास, तो उस वैल्यू के आसपास ही है। यहाँ से उम्मीद बहुत ज़्यादा है यस बैंक को लेकर। एक जो बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, एनसीएलटी ने एक्स एम्प्लॉय जो यस बैंक के अंदर काम करते थे पहले, उन्होंने जो क्लेम किया था उस क्लेम को यहाँ पे इन्होंने डिसमिस कर दिया है एनसीएलटी ने, क्योंकि 18 महीने डिले इस सैलरी क्लेम को उन्होंने किया है। तो इंसॉल्वेंसी केस शुरू होने के 18 महीनों के बाद इसको इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि
क्लेम किया था और इसीलिए इसको नहीं माना गया। उनका कहना है कि आप बहुत लेट हो गए, अगर आपको क्लेम करना था तो प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले, एनसीएलटी के अंदर मामला रहने के पहले उस समय कर लेना चाहिए। प्रोसीडिंग कभी शुरू भी हो चुका है और आगे बढ़ा, उसके बाद में आप क्लेम करने आ गए। तो ये कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से जो 6 एप्लीकेशन लगाई गई थी उसको रिजेक्ट किया गया है। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ने यस बैंक को लेकर उन्होंने क्लेम किया था, जिसमें उनकी जो सैलरी ड्यूज़ है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा उनको वापस चाहिए और ब्याज के साथ। लेकिन उनका कहना है कि आपने समय निकलने के बाद ये एप्लीकेशन लगाई है, इसलिए हम इस प्रोजेक्शन प्लान शुरू हो चुका है, उसके अप्रूव होने के बाद इस तरह से जो अगर आप अप्लाई करते हो पूरा काफ़ी समय निकलने के बाद, तो उसको हम मान्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनकी एप्लीकेशन को एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है। तो ये देखिए कि जो बेंच की तरफ से जो फैसला गया है उसमें कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का कोड के तहत आप देखें तो 18 महीने के बाद आपने क्लेम किया, जबकि सीओसी की तरफ से आप देखिए प्लान को पास कर दिया गया, रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया था। तो उसके बाद क्लेम करने का कोई मतलब नहीं रहता, इस वजह से हम इसको खारिज कर रहे हैं। तो बेंच का यहाँ पे कहना था कि इस प्रकार का कोई भी अगर क्लेम करने के लिए जो यहाँ पे जो रेगुलेशन एक्ट 12 और 13 AB के तहत CIRP रेगुलेशन में आपको समय के पीरियड के अंदर, जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है, लेकिन उस पीरियड को आपने मिस कर दिया, तो अब ये इसका कोई मायने नहीं है। तो एक तरह से यस बैंक को अब वो रकम नहीं चुकानी पड़ेगी जो पुराने एम्प्लॉयज़ की है। तो इस समय यस बैंक ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो एक तो राहत यस बैंक को मिले, लेकिन एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हुई है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको पहले क्लेम करना था। यहाँ पे यस बैंक की सेहत में ज़बरदस्त सुधार हो रहा। कंपनी का जो रेवेन्यू 22,702 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो अभी 30,450 करोड़ तक पहुंचा, काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट अभी भी निगेटिव है, 2,468 करोड़ निगेटिव था 23 में, इस समय 3,135 करोड़ निगेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नेट प्रॉफिट की। मार्च 2023 में मात्र 736 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ते हुए अब 2,837 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन है और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनने लगी। सबसे बड़ी बात है कंपनी में अच्छा खासा कैश फ्लो है। मार्च 2024 में -38 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था, जो इस समय 9,249 करोड़ का ज़बरदस्त कैश फ्लो है कंपनी के पास। इसका मतलब आने वाले समय यस बैंक अपने काम को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 18.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.24% की काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, उसके बाद में स्टॉक ने यहाँ से अब दौड़ना शुरू कर दिया फिर से। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने 15,000 करोड़ रुपीस का जो प्लान है जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण का, उसके अप्रूवल के लिए एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दी है। तो अदानी इंटरप्राइजेस ने यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे रिजोल्यूशन प्लान पेश किया है। तो देखो कि इस प्लान को 93% क्रेडिटर्स की मंजूरी मिली है। तो आप देखो कि अब एनसीएलटी के अंदर इसकी सुनवाई होगी और जैसे एनसीएलटी की हरी झंडी मिलेगी, फिर उसके बाद में शेयर होल्डर की रजा मीटिंग बुला के इस फैसले को फाइनल कर दिया जाएगा। तो अब जो गेंद है वो एनसीएलटी के पाले में है और सीओसी ने इसको मंजूरी ऑलरेडी दे दी है। तो देखो कि सीओसी ने नवंबर महीने में इस प्रस्ताव को पास कर दिया था, देख सकते हो कि। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 26 जनवरी 2026 में रखी है। तो आप समझ सकते हो कि जल्द ही इसके ऊपर पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिख। तो ये देखो 93% इसके फेवर में जो वोट पड़ी, इसमें सबसे जो बड़ी जो वोटिंग है वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है, यानी NARCL के पास 85.43% की वोटिंग राइट थी। और यहाँ पे सिर्फ 66% वोट चाहिए किसी प्लान को पास करने के लिए, तो पूरे बहुमत से ये आप देखें प्लान पास हो गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हो ये कंपनी आने वाले समय अदानी ग्रुप के पास जाने वाली है। वैसे यस बैंक के यहाँ पे 1.64% का वोटिंग राइट था, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया इसके खिलाफ वोट करने के लिए, लेकिन वो संख्या कम थी। एसबीआई ने भी इसके खिलाफ वोट किया, लेकिन बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो गया। अब उम्मीद है कि जल्द ही जेपी पावर के ऊपर भी अदानी ग्रुप का कंट्रोल हो जाएगा। वहाँ पे उसके लैंडर है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के पास काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। तो जल्दी लग रहा है कि अदानी ग्रुप इसके मालिक बनेंगे और ऐसे में जेपी पावर का भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट आते हुए बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।